वो देर रात घर लौटा। गाड़ी पोर्च में खड़ी करता वो थकान से चूर घर के अंदर की तरफ बढ़ा था। जेब से चाबी निकालकर उसने घर का मेन दरवाज़ा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। गाड़ी की चाबियां टेबल पर रखते लॉन्ज में ही बैठा था कि तभी उसकी नज़र किचन की जलती लाइट पर पड़ी थी। हल्की लाइट देखकर उसके मन में संदेह हुआ, शायद कोई नौकरानी लाइट जलती छोड़कर चली गई है। किचन का दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ था। उसे नौकरानियों की इस गैर जिम्मेदार हरकत पर गुस्सा आया था। उसने अपना महाता मसला, क्योंकि थकान की वजह से सर भी भारी भारी हो रहा था। अभी वो उठकर किचन की तरफ जाता कि लाइट और दरवाज़ा बंद कर दे। अचानक ही उसे किसी के सिसकने की आवाज़ आई थी। उसने कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो उसने महसूस किया कि ये सिसकियाँ तो किचन से आ रही थीं। वो हैरत से किचन की तरफ बढ़ा। किचन के अंदर दाखिल होते ही उसकी निगाह पत्थर हो गई थी जब सामने ही निगहत को किचन के कोने में बचा हुआ खाना खाते देखा, जो थैली में भिखारियों के लिए बांध कर रखा जाता था। निगहत, उसने हैरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? सुहेल की आवाज़ पर निगहत ने सर उठाया। सामने खड़े सुहेल खान को देखते ही उसकी सांस अटक गई। सुहेल प्लीज़ आंटी जी को मत बताइएगा, भूख से चक्कर आ रहे थे बस इसीलिए। वो रोते रोते उसके सामने हाथ जोड़ती उसे पत्थर कर गई। जिसकी शक्ल देखने से उसे चिढ़ थी, उसे इस हाल में देखकर उसके दिल को एक गहरा सदमा लगा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल मुट्ठी में लेकर निचोड़ दिया हो। वो एक कदम चलता उसके सामने आकर बैठा तो निगहत ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसे लगा ये समझकर कि वो उसे मारेगा, जबकि उसकी बंद आंखें देखकर सुहेल का दिल मुट्ठी में बंद हुआ था। वो धीरे से बोला, तुम ये क्यों खा रही हो? उसकी आवाज़ में हैरत थी, भूख लगी थी। वो सर झुकाते बोली। सुहेल ये तो जानता था कि वो बाकी घर वालों के साथ खाना नहीं खाती, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो बाद में बचा खुचा खाती होगी। उठो, कुर्सी पर बैठो। वो किचन में रखे डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते बोला और ख़ुद फ्रिज खोलने लगा, लेकिन फ्रिज लॉक था। वो बुरी तरह चौंका। ये फ्रिज किसने लॉक किया? उसने निगहत से पूछा, जबकि निगहत के चेहरे पर डर अभी भी साफ झलक रहा था। वो कुछ भी नहीं बोली। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ निगहत, ये फ्रिज किसने बंद किया? वो जी आंटी जी ने। वो दीवार का सहारा लेते उठते बोली। मम्मा ऐसा क्यों करेंगी निगहत? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला। निगहत चौंकी नहीं थी, क्योंकि सुहेल खान अपनी माँ के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता था। तुमने कुछ और खाना है? वो फ़ोन ऑन करते बोला। नहीं, मेरा पेट भर गया, मैं अब जाऊं? वो बोलकर धीरे धीरे चलती हुई बाहर चली गई। सुहेल ने उसे जाते देखा तो फ़ोन वापस रखते हुए खुद भी चला गया, जो कि ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने वाला था। ये खान हाउस था। निहाल खान एक अच्छे और कामयाब बिजनेसमैन थे। निहाल खान के मैनेजर अनवर खान, जिसे वो अपने सगे भाइयों की तरह मानते थे, एक दिन चुपचाप सर झुकाकर निहाल खान के सामने आकर बैठे। क्या हुआ अनवर, इतना उदास क्यों हो? निहाल खान ने फाइल चेक करते हुए पूछा। निहाल, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं डॉक्टर के पास गया था। कुछ चेकअप वगैरह करवाने के बाद आज उनकी रिपोर्ट मिली है। अच्छा, सब ठीक तो है ना? रिपोर्ट में क्या आया? निहाल खान सरसरी सा पूछने लगे कि अनवर खान की आंखों में आंसू आ गए थे। काश कि सब कुछ ठीक होता। रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है। मुझे लास्ट स्टेज ब्लड कैंसर है। निहाल खान बुरी तरह शॉक्ड हुए थे, जबकि अनवर खान ने अपने आंसू साफ किए। मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं निहाल, लेकिन मैं अपनी पोती का क्या करूं? अनवर खान की बहू और बेटी की अचानक हादसाती मौत की वजह से वो अपनी 5 साल की पोती निगहत के साथ रहते थे। कहने को तो अनवर की एक फैमिली थी, लेकिन उन्हें पता था कि कोई भी उनकी इस पोती को पसंद नहीं करता था। उनके जाते ही सब उससे मुंह मोड़ लेंगे, उसे किसी एनजीओ या फिर अनाथ आश्रम में दे देंगे, और यही गम उन्हें खाया जा रहा था। मैं हूं ना अनवर, तुम्हारी पोती आज से मेरी पोती है। मैं उसे हमेशा अपने घर की इज्जत बनाकर रखूंगा। अपने बड़े पोते सुहेल खान के साथ उसकी शादी करूंगा, और तुम फिक्र मत करो, मैं करवाऊंगा तुम्हारा इलाज, तुम ठीक हो जाओगे। कोई फ़ायदा नहीं निहाल, लास्ट स्टेज कैंसर है, डॉक्टर मना कर चुके हैं। लेकिन उनके दिल को सुकून था कि उनका दोस्त निहाल खान उनकी पोती को अपने सीने से लगा कर रखेगा, और उन्होंने जब अपने घर में इस बात को छेड़ा तो घर में किसी को ऐतराज़ नहीं था, बल्कि सब खुश थे कि इस बला से उनकी जान छूटेगी। और इस तरह मासूम सी निगहत को अनवर जी ने
निहाल जी के हवाले किया और हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। और तब से निघत खान हाउस में पलने बढ़ने लगी थी। उसने 5 साल की उम्र से यही रिश्ते देखे थे। वो निहाल खान को दादाजी कहती थी, लेकिन दादाजी के अलावा घर में उसे कोई प्यार नहीं करता था। ये अनचाहा बोझ था जो उस घर पर निहाल खान की वजह से आ गया। निहाल साहब का बेटा आरिफ तो अपने बाप के फैसले से खुश था, लेकिन निहाल साहब की बहू समरीन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। और जब उन्होंने उस बच्ची को रखने से इनकार किया तो निहाल साहब ने साफ कह दिया कि तुम ये घर छोड़कर अपनी माँ के घर जा सकती हो, लेकिन निघत कहीं नहीं जाएगी। और फिर वहीं से समरीन के दिल में निघत के लिए नफरत पनपने लगी थी। निहाल खान के खुद के 3 बच्चे थे, एक बेटा 2 बेटियां। बेटियां दोनों विदेश में सेटल थीं। उनका बड़ा बेटा आरिफ खान, जिसकी शादी उसकी पसंद की लड़की समरीन के साथ हुई थी। उनके 2 बेटे थे, एक तो सुहेल खान जो अब अपने पापा के साथ उनका बिजनेस संभाल रहा था, दूसरा था आदिल खान जो अभी यूनिवर्सिटी के आखिरी सेमेस्टर में था। निखत 14 साल से ये नफरत खामोशी से सह रही थी और अब तो वो 19 साल की हो चुकी थी। इस घर में सिर्फ निहाल जी ही उसके हमदर्द थे, लेकिन किस्मत की करनी ऐसी हुई कि उनका भी 2 साल पहले इंतकाल हो गया था। मरने से पहले निखत और सुहेल की मंगनी तय कर गए थे। तब से ही समरीन ने उसके साथ और भी बुरा सलूक करना शुरू कर दिया था। गुड मॉर्निंग, सुहेल नाश्ते की टेबल पर आते हुए बोलते हुए बैठ गया। गुड मॉर्निंग, आरिफ साहब और समरीन बेगम ने एक साथ जवाब दिया। मम्मा, कल रात फ्रिज क्यों लॉक था? कुछ खाने का मूड था बट फ्रिज ही बंद था। वो जूस का गिलास होठों से लगाते हुए बोला। आरिफ साहब ने उन्हें सख्त नज़रों से देखा। दरअसल बेटा, रात को ना चूहे आते हैं किचन में, इसीलिए बस सावधानी के लिए लॉक कर दिया था। लेकिन मम्मा, फ्रिज तो बंद होता है, तो चूहे कैसे घुसेंगे फ्रिज में? वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। अरे बेटा, अगर किसी ने अच्छे से फ्रिज बंद न किया तो, और फिर चूहों के अलावा बिल्ली भी आ जाती है। तुमने देखा है ना, किचन की खिड़की एक तरफ से हल्की सी टूटी हुई है, बस वहीं से आ जाती है। बस इसीलिए लॉक लगाया था। लेकिन अगर तुम कहते हो तो आगे से नहीं लगाऊंगी। तुम्हें जो चीज़ चाहिए खा लेना मेरे बच्चे। जी मम्मा, वो मुस्कुराते हुए बोला। आरिफ साहब ने अफसोस से अपनी बेगम समरीन को देखते हुए सर ना में हिलाया। निघत किचन में खड़ी नाश्ते के बर्तन धो रही थी कि पीछे आवाज़ आने पर एकदम डर कर पीछे घूमी। सामने खड़े वजूद को देखते डर से उसका अंग अंग कांपने लगा था। कांप क्यों रही हो? खा थोड़ी जाऊंगा तुम्हें। ये सुहेल का छोटा भाई आदिल खान था। अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलता था। निघत को तंग करना, उसे मारना, उसे तकलीफ देना, जैसे जैसे उसकी माँ कहती वो करता था। लेकिन पिछले 2 साल से उसके ख्याल निघत के लिए बदल गए थे। वो उसकी इज्जत करने लगा था जब उसने सुना कि उसके दादाजी निघत और उसके भाई सुहेल का रिश्ता कर गए हैं। लेकिन अभी भी वो उससे वैसे ही डरती थी। फिर इससे कोल्ड पानी की बोतल निकालते हुए वो बोला, जबकि निघत पलटते कांपते हाथों से दोबारा से बर्तन धोने लगी थी। अच्छा, ये भी वॉश कर देना। आदिल ने उसके सामने एक प्लेट रखी। अचानक उसके करीब आने पर वो डरकर पीछे दीवार के साथ लग गई। आदिल ने माथे पर बल डाले घूर कर उसे देखा। अपने और मेरे बीच का फासला देखो। फिर भी डर गई। वो निघत से काफ़ी फासले पर खड़ा था। प्लेट भी उसने काफ़ी दूरी पर रखी थी। मैं अचानक आवाज़ पर डर गई थी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम क्यों डरती हो, लेकिन अब डरना छोड़ दो, क्योंकि 2 साल पहले तुम्हारी किस्मत बदल गई थी। मेरे खिलौने से तुम मेरी भाभी की सम्मानित पद पर पहुँच गई हो। उसके अंदाज में अच्छी खासी नरमी भरी हुई थी। आदिल चला गया था। न जाने दादाजी ने क्या सोचकर इस लड़की का रिश्ता मेरे भाई के साथ तय कर दिया। उसकी ऊंची बड़बड़ाहट सुनते निघत की आंखें भीग गई थीं। वो कमज़ोर और बेबस लड़की आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इस घर में उसका साथ देने वाला कोई नहीं था। इस घर के अलावा अगर उसके पास रहने को कोई और जगह होती तो वो फौरन वहाँ चली जाती, लेकिन वो तो बचपन से ही बदनसीब ठहरी थी। कहाँ मर गई हो मनहूस? तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चली गई, तुम्हें मेरे सर पर छोड़ गई। समरीन ऊंची आवाज़ में चिल्ला रही थी। जी आंटी जी, वो अपने दुपट्टे से हाथ पोंछते बोली। उसकी सांस फूल रही थी, मतलब कि वो भाग कर आई थी। कहाँ मर गई थी कामचोर लड़की? समरीन उसे गर्दन के पीछे हिस्से से पकड़ते बोली। वो मैं पोछा लगा रही थी। बहानेबाजी बंद करो। सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती हो कामचोर लड़की। वो उसकी गर्दन को जोर से दबाते हुए बोली। निघत के आंसू बहने लगे। ड्रामा बंद करो मनहूस लड़की। वो उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए बोली। मुझे माफ़ कर दें आंटी जी।
वो नहीं जानती थी कि उसने क्या गलत किया है जिसकी उसे सज़ा मिल रही है, लेकिन वो माफ़ी मांगने लगी। ये जाले नज़र आ रहे हैं ना, इनको उतारो। एक मनहूस वजूद मेरे घर में है, कोई दूसरी मनहूसियत नहीं चाहिए। वो गुस्से से कहती उसे जोर से झटकते चली गई। झटका लगने से वो नीचे गिर पड़ी और वहीं बैठकर रोने लगी। उसे देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि समरीन बेगम ने बालकनी के जिस हिस्से की तरफ इशारा किया था उसने वो कल ही साफ किया था। इस घर में कोई नौकरानी नहीं थी। समरीन बेगम सारा काम निकहत से ही करवाती थीं। सीढ़ियों पर खड़े आदिल को पहली बार उस पर तरस आया। खान हाउस कई गज पर फैला हुआ था। मेन हॉल में दो तरफ सीढ़ियां बनी हुई थीं। दाएं तरफ की सीढ़ियां कमरों की तरफ जाती, बाएं तरफ की सीढ़ियां बालकनी और छत की तरफ। वो शायद छत पर जा रहा था। वो छत पर जाने का इरादा छोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ा। रोने से अच्छा है अच्छे से काम कर लिया करो। वो उससे थोड़ा फासले पर खड़ा होते हुए बोला। मैंने कल ही साफ किया था। वो हिचकियां लेते मुश्किल से बोली। मम्मा का दिमाग ख़राब नहीं जो वो बेकार में तुम्हें डांटेंगी। ज़रूर गंदगी देखी होगी तभी उन्होंने तुम्हें डांटा होगा। मम्मा बहुत सफाई पसंद है, उन्हें ज़रा सी भी गंदगी पसंद नहीं है। बचपन में तो मैं भी उनसे मार खा लिया करता था गंदगी करने पर, फिर वो तुम्हें क्यों छोड़ेंगी। जबकि निगहत आंसू साफ करने लगी। इस घर में कोई उसकी बात का यकीन नहीं करता था। आंसू साफ करते वो मुश्किल से उठी और चलने लगी। 2 कदम चलते ही उसे जोरदार चक्कर आए तो गिरने लगी, लेकिन रेलिंग को पकड़ते खुद को बचा लिया। आदिल ने उसे देखा और धीरे से बड़बड़ाया। मम्मा सही कहती हैं, 1 नंबर की ड्रामेबाज है ये लड़की। वो बड़बड़ाते हुए बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। निगहत उसे नज़रअंदाज करती आगे बढ़ गई। कुछ देर खड़े होने के बाद वो पलटा। अचानक उसकी नज़र बाईं तरफ उठी, जहाँ थोड़ी देर पहले समरीन जी ने इशारा किया था। वहाँ तो सच में कोई जाला नहीं था। वो चौंक उठा। उसने पूरी बालकनी में इस बार अच्छे से नज़र घुमाई। किसी भी हिस्से में कोई जाला नहीं था। वो उलझ गया। यहाँ तो कोई जाला नहीं है। जाला तो दूर की बात, दीवारें भी एकदम साफ चमकती हुई थीं। धूल का कोई भी अंश नहीं था। फिर भी मम्मा ने ऐसा क्यों किया? हो सकता है उन्हें गलतफहमी हुई हो, वो खुद से बोला था। रात के खाने पर सब इकट्ठा थे। आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? सुहेल ने आदिल से पूछा। बस भाई, मूड नहीं था। आप बताएं, ऑफिस कैसा रहा? सब ठीक है। तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करो, फिर मेरे काम में हाथ बटाओ। जरूर भाई। जबकि आरिफ साहब एक दूसरे की बातें सुनते मुस्कुरा रहे थे। समरीन, ये निगहत कहाँ है? आरिफ साहब की बात सुनते समरीन बेगम के मुस्कुराते हाव भाव अचानक गायब हुए थे। आदिल अपनी माँ को ही देख रहा था। न जाने क्यों उसे यूं महसूस हुआ कि जैसे जो कुछ उसे बताया जाता रहा था वो गलत था। यहाँ कोई ड्रामेबाज नहीं था, लेकिन कोई जालिम जरूर था। और वो कौन हो सकता है, ये उसका दिल मान नहीं रहा था। किचन में खारी होगी खड़ी खड़ी। निगहत सुनते जख्मी सा मुस्कुराई थी। उसे खाने की इजाज़त होती तभी तो वो खाती। कई साल पहले उसने समरीन के मना करने के बावजूद किचन में खाना खा लिया था, और जब ये बात उन्हें पता चली तो उन्होंने निगहत को इस कदर मारा कि उस दिन के बाद से वो हमेशा बचा खाना ही खाती थी। कभी पेट भर जाता तो कभी यूं ही सो जाया करती थी। निगहत, निगहत बच्चे बाहर आओ। आरिफ साहब ने आवाज़ लगाई। बाहर क्यों बुला रहे हैं उसे? समरीन बेगम के चेहरे पर साफ नफरत और गुस्सा थी। वो गुस्सा नफरत आज कोई पहली बार नहीं देख रहे थे। जी अंकल जी, वो बाहर आते बोली। यहाँ आओ। जी। निगहत डरती हुई आगे बढ़ी। समरीन बेगम उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थीं, जबकि आदिल ये सब नोट कर रहा था। अब तो उसे यकीन होने लगा था कि उसकी माँ निगहत के साथ जुल्म करती हैं। सारा दिन घर पर रहने की वजह से वो सुबह से समरीन बेगम को नोट कर रहा था। खाना खा लिया बच्चे? निगहत ने डरते डरते समरीन बेगम को देखा। उसने हल्का सा हाँ में सर हिलाया। उनकी आंखों में वार्निंग थी कि अगर मेरी मर्जी के खिलाफ जवाब दिया तो जिम्मेदार तुम खुद होगी। जी अंकल जी। उसके हकलाने पर सुहेल ने सर ना में हिलाया था। ये बात हकलाए बगैर भी कही जा सकती थी, लेकिन इस लड़की को मजलूम बनने का बेहद शौक है। वो दिल में बोला। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। समरीन बेगम बोली। जी आंटी। वो बोलकर चली गई। आदिल उसे रोकना चाहता था, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। इतना कम क्यों खा रहे हो? आदिल, अच्छे से खाओ। समरीन बेगम उसकी प्लेट देखते हुए बोली थी। जी मम्मा। वो धीरे से बोलता अपनी प्लेट पर झुक गया। तुमने खाना क्यों नहीं खाया आदिल? सुहेल नैपकिन से हाथ पोंछते उसकी प्लेट देखते बोला। खाना पसंद नहीं आया क्या? समरीन बेगम बोली। नहीं नहीं मम्मा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने थोड़ी देर पहले खाया था, इसलिए अभी भूख नहीं है। क्या खाया था थोड़ी देर पहले जो तुम्हें भूख नहीं?
वो मम्मा मैंने निगहत से कहकर पास्ता बनवा लिया था। ओ अच्छा। उसकी बात सुनते वो रिलैक्स हो गई। जबकि आदिल ने जानबूझकर नहीं खाया था, क्योंकि टेबल पर और खाना नहीं बचा था सिवाय उसकी प्लेट के। उसने अपनी प्लेट से एक चम्मच भी खाना नहीं खाया था, वो उसने निगहत के लिए बचा कर रखा। वो सब उठ गए सिवाय आदिल के। फ़ोन निकालते वो उस पर कुछ टाइप करने लगा। यहीं मत बैठे रहना, जल्दी अपने रूम में चले जाना, सुहेल बोलकर चला गया। जी भाई। उन सब के जाने के बाद निगहत बाहर आई। आदिल को बैठे देखकर हैरान हुई। बर्तन ले जाऊं? वो उंगलियां मरोड़ती बोली। झूठ क्यों बोला पापा से? कैसा झूठ? जब खाना नहीं खाया था तो झूठ क्यों बोला? नहीं, मैंने खा लिया था, सच सच कह रही हूँ। अच्छा। उसने सीने पर हाथ बांधते हुए बोला। जी, अब ले जाऊं बर्तन? आदिल बोले बगैर पलटा। ढक्कन से ढकी एक प्लेट उसके सामने कर दी जिसमें चिकन बिरयानी थी। ये ख़त्म करो मेरे सामने। जी? वो हैरान हुई। मैंने कहा ये प्लेट ख़त्म करो। मैं इतना नहीं खाती। जानता हूँ, इसीलिए ये तुम्हारी सज़ा है कि ये प्लेट तुम्हें आज पूरी ख़त्म करनी होगी, वरना ममा को तो जानती हो। वो प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला। निगहत ने बेबसी से उसे देखा। चावल ज़्यादा नहीं थे, इतने ही थे जितने नॉर्मली एक इंसान खाता है, लेकिन शुरू से ही उसे कम खाना मिलता था, इसलिए वो प्लेट देखती काफ़ी परेशान हो गई थी। यहाँ बैठो और खाओ, वो कुर्सी खींचते हुए बोला। निगहत खामोशी से बैठ गई। अगर उसकी बात न मानती तो यकीनन समरीन बेगम को उसकी शिकायत लगा देता। आदिल दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठते फ़ोन यूज करने लगा। खाना खाते निगहत की आंखें भीगने लगीं। न जाने कितने समय के बाद वो किसी का बचा हुआ और आधा पेट खाना नहीं खा रही थी। एहसान मंदी से उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। आदिल ने फ़ोन से नज़रें हटाते उसे देखा। आधी प्लेट वो ख़त्म कर चुकी थी तो वो उठकर चला गया। खाना ख़त्म करते वो उठी और बर्तन समेटने लगी। वो अभी बर्तन धोने की तैयारी कर रही थी। निगहत, पापा बुला रहे हैं, चलो। आदिल किचन में आते हुए बोला। मुझे? क्यों? ये तो वही बताएंगे। उसके लॉन्ज में आते ही आरिफ साहब ने निगहत को अपने पास बुलाया। वो झिझकते हुए उनके पास जाकर बैठ गई। समरीन बेगम उसे गुस्से से घूर रही थी, जैसे अभी नज़रों ही नज़रों में खा जाएंगी। जबकि आरिफ साहब ने निगहत के सर पर हाथ रखा और फिर समरीन जी की तरफ देखते हुए बोले। मैं सोच रहा हूँ कि अब सुहेल और निगहत की शादी कर दी जाए। उनकी बात सुनते ही निगहत के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थीं, जबकि समरीन भी मुंह खोले अपने शौहर को देख रही थीं। ये क्या कह रहे हैं आरिफ? समरीन बेगम गुस्सा करते हुए बोली, जबकि सुहेल के माथे पर भी बल पड़ गए थे और वो गुस्से से निगहत को घूर रहा था, जबकि आदिल निगहत और सुहेल दोनों को देख रहा था। वही जो तुमने सुना समरीन, इनका रिश्ता तय है। 2 साल पहले ही हो चुका था ये रिश्ता, और ये 2 साल का समय कम नहीं होता। अब हमें इनकी शादी का सोचना चाहिए। लेकिन पापा, इतनी जल्दी क्या है? सुहेल ने विरोध करना चाहा, जबकि आरिफ साहब ने बेटे को घूर कर देखा था। जल्दी कहाँ है सुहेल बेटा? पहले ही 2 साल हो चुके हैं तुम दोनों की मंगनी को, और तुम इस बात से अनजान तो नहीं हो। फिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों लग रहा है? ये मैं सोच रहा हूँ कि इस महीने के आखिर में शादी की तारीख रख देते हैं, तब तक सितारा और अमारा भी आ जाएंगी। इतनी जल्दी क्या है आपको मेरे बेटे की शादी की? समरीन बेगम भी अब गुस्से से चिल्ला उठी थी। उन्हें शादी की जल्दबाजी पर कोई विरोध नहीं था, लेकिन शादी जिससे हो रही थी इस बात पर उन्हें सख्त विरोध था। जिस लड़की से वो इतनी नफरत करती थी उसे अपनी बहू बना लेती, हरगिज भी नहीं। वो तो अपने बेटे के लिए बहुत बड़े ऊंचे सपने सजाए बैठी थी। इसमें जल्दी कहाँ है समरीन बेगम? हमारा बेटा अब शादी के लायक हो चुका है, और ये उम्र कोई कम नहीं है। पूरे 26 साल का होकर 27वें साल में लग चुका है, और तुम्हें लगता है कि अभी भी जल्दी है? मेरा मतलब, इतनी तैयारियां करनी होती हैं शादी के लिए, तो उसके लिए टाइम तो लगता है ना। पहले से सब कुछ तय करके रखना पड़ता है। आप तो हथेली पर सरसों जमाने की बात कर रहे हैं। समरीन बेगम को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस मामले को टालें। अरे तो कौन सी ज़्यादा तैयारियां करनी है? घर की ही शादी है, दूल्हा भी घर का, दुल्हन भी घर की, और फिर कैसी परेशानी? हो जाएंगी सारी तैयारियां। मैं सितारा और अमारा को भी बता देता हूँ, वो भी आ जाएंगी और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी। तुम यहाँ बैठी क्या सुन रही हो? इतनी शर्म तो होनी चाहिए कि अपनी शादी का सुनकर यहाँ से चली जाओ। समरीन बेगम की दहाड़ पर वो उछल पड़ी थी। जी। वो एकदम से हड़बड़ाई और उठकर किचन में चली गई। समरीन जी ने जब यूं निगहत को डांटा तो आरिफ साहब ने अपनी बीवी को गुस्से से देखा। समरीन, वो तुम्हारी होने वाली बहू है, थोड़ा प्यार से बात कर लिया करो।
वाह जी, अभी वो आपकी बहू बनी नहीं और आपने उसकी तरफदारी शुरू भी कर दी। समरीन, ये मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि सुहेल की शादी निकाह से हो, और मैं अपने पापा जी की आखिरी ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगा। तो तुम इसे दिल से मानो या न मानो, आरिफ साहब ने अपनी बीवी समरीन के चेहरे पर शादी को लेकर जो रंग देखे थे वो अच्छे से नोट कर लिए थे कि समरीन को ये शादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वो भी अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे। ये उनके बाप ने उनसे अपने मरने से पहले वादा लिया था कि सुहेल और निगहत की शादी होगी। लेकिन पापा, मैं खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी शादी नहीं करना चाहते या फिर निगहत से शादी नहीं करना चाहते, वो सख्त शब्दों में बोले। अब तो उनकी सब्र की इंतहा हो चुकी थी। उन्हें लगता था अगर सुहेल और निगहत की शादी हो जाएगी तो निगहत खुश रहने लगेगी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इससे तो उस बेचारी की मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। ठीक है पापा, जैसा आपको सही लगे आप वैसा करें, सुहेल ने हार मानते हुए सर झुकाकर कहा था। मैं पानी पीकर आता हूँ, वैसे भी मेरी शादी की बात तो हो नहीं रही जो मैं यहाँ बैठा रहूँ, आदिल शरारती अंदाज में बोला और उठकर किचन में चला आया। किचन में निगहत बर्तन धोने के साथ आंसू भी बहा रही थी। तुम राजी हो शादी से? वो फिर से पानी की बोतल निकालते बोला। निगहत के हाथ एक पल को रुके, फिर वो दोबारा अपना काम करने लगी। तुम्हें कोई ऐतराज नहीं? वो सैफ के साथ टेक लगाते उसे देखकर बोला। निगहत अभी भी खामोश रही। जानती हो, इस्लाम में औरत की खामोशी हाँ समझी जाती है, इसीलिए अगर तुम राजी नहीं हो तो चुप ना रहो, जाकर इनकार कर दो। दादाजी ने मेरे लिए ये फैसला किया था, और ये फैसला उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। वो कुछ पल रुककर बहुत ही धीमी आवाज में बोली थी। उसकी बात पर आदिल ने सहमति में सर हिलाया। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अभी तो तुम ममा की कुछ नहीं लगती, इसीलिए वो तुम पर हाथ उठा देती हैं। जब तुम उनकी बहू बन जाओगी तो शायद वो तुम्हें इज्जत देने लगे, और अगर इज्जत ना भी दें तो वो तुम पर हाथ नहीं उठाएंगी और ना ही खाना बंद करेंगी। वो बोतल का ढक्कन बंद करते हुए बोला, जबकि निगहत ने हैरानी से उसे देखा। मतलब वो सब जानता था। बर्तन धोकर वो अपने कमरे में चली आई थी। आंसू लगातार बह रहे थे। ये किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी। वो बुरी तरह परेशान थी। शादी से मना भी नहीं कर सकती थी और शादी के लिए हाँ भी नहीं करना चाहती थी। मना करने की सूरत में अंकल जी को क्या जवाब देती, और हाँ करने की सूरत में समरीन बेगम के जुल्म सहने के लिए पूरी जिंदगी इसी घर में रहना पड़ता। ये सोच कर ही उसे रोना आ रहा था। ऊपर से सुहेल का ठंडा अंदाज उसे और भी डरा रहा था। उसने सुहेल के अंदाज में कभी भी अपने लिए नरमी महसूस नहीं की थी। आदिल फिर भी पिछले 2 साल से उसके साथ नरम रवैया रखता था, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती की हद तक। उसके दिल में ना तो सुहेल के लिए कुछ था और ना ही आदिल के लिए। वो बस यहाँ अपने दिन जैसे तैसे काट कर इस घर से जाना चाहती थी। उसने तो सोचा था एक ना एक दिन अंकल जी उसकी शादी कर ही देंगे और फिर वो इस घर से चली जाएगी। शायद इतनी जिल्लतें, इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद उसकी किस्मत में एक प्यारा सा हमसफ़र लिखा होगा, तो उसके आगे की ज़िंदगी ज़रूर आसान हो जाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी में हमसफ़र तो लिखा था और एक घर भी लिखा है, लेकिन वो घर भी यही है और हमसफ़र भी इसी घर में मौजूद है। लेकिन वो हमसफ़र प्यारा है या एक खड़ूस जल्लाद, वो तो उसे शादी के बाद ही पता चलना था। खैर, न चाहते हुए भी समरीन बेगम शादी की तैयारियों में लग चुकी थीं, लेकिन इस दौरान उनके गुस्से का निशाना मासूम सी निगहत बनती रहती थी। अब तो वो पहले से भी ज़्यादा उसे डांटने, डपटने और मारने लगी थीं, जबकि निगहत उनका सामना कम से कम ही करती थी। सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके वो अपने कमरे में बंद हो जाती थी। जैसे तैसे करके शादी का दिन भी आ गया था और समरीन बेगम के न चाहने के बावजूद भी वो सुहेल की दुल्हन बन गई थी। सुहेल का पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था, जो यकीनन आदिल नहीं किया होगा, क्योंकि किसी और को तो इतनी खुशी नहीं थी जो उसके कमरे को इस तरह सजाता। एक आदिल ही था जो शादी में बढ़ चढ़कर पूरी खुशी से हिस्सा ले रहा था। लाल रंग के लहंगे में और हैवी ज्वेलरी पहने वो बेड पर बैठी कांप रही थी। आरिफ साहब और आदिल को लगता था कि शादी के बाद सब सही हो जाएगा, लेकिन निगहत का दिल कहता था कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि सब कुछ और भी खराब हो जाएगा। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। सुहेल सुनहरी शेरवानी पहने कमरे में दाखिल हुआ। एक नागवार नज़र निगहत पर डालते वो शेरवानी उतारते सोफे पर फेंकते वॉशरूम में चला गया। सुहेल की बेरुखी उसके डर को सच साबित कर चुकी थी। वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखते उसके आंसू गालों पर आ गए थे।
आंसू साफ करते वो उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो धीरे धीरे अपनी चूड़ियां उतारने लगी, फिर एक एक करते अपनी ज्वेलरी भी उतारने लगी। इतने में सुहेल बाहर निकल आया। वो अब आरामदायक सूट पहने हुए था। सुहेल को देखते उसके हाथ एक पल के लिए रुक गए। वो एक नज़र निघत को देखते बेड की तरफ बढ़ गया। निघत अपने आंसू रोकती दोबारा अपने काम करने लगी थी। सुनो, अपना काम पूरा करने के बाद लाइट ऑफ कर देना, लेकिन मेरे बेड पर सोने की गलती मत करना। जी। वो बस इतना ही बोली। कुछ देर के बाद वो भी फ्रेश होते बाहर निकल आई थी। कमरे में 2 सीटर सोफ़ा था। वो वहीं सोफे पर बैठ गई। इस सोफे के अलावा वो कहीं और नहीं सो सकती थी। मनहूस लड़की, मेरे बेटे की ज़िंदगी में तो शामिल हो गई हो, लेकिन मैं ज़्यादा दिन तुम्हें उसकी ज़िंदगी में रहने नहीं दूंगी। निघत किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी जब समरीन बेगम गुस्से से भरी अंदर आते उसके बाल खींचते धीमी आवाज़ में गुर्राई थीं। वो काफ़ी दिनों से बर्दाश्त कर रही थीं। जैसे ही घर से मेहमान गए वो भी फ़ौरन अपना गुस्सा निकालने पहुंच गई थीं। आंटी जी छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। वो आंखों में आंसू लिए बोली। दर्द? समरीन बेगम ने कहते और भी जोर से उसके बाल खींचे थे। मेरे सीने में आग लग रही है तुम्हें अपनी बहू के रूप में देखकर। वो उसे जोर से धक्का देते हुए बोली। मैंने क्या किया है आंटी जी? वो आज पहली बार उनके सामने बोली थी। तो तुम्हारी जबान भी आ गई मुंह में। शादी को 1 दिन हुआ नहीं और तुमने पर निकालना शुरू कर दिए। जबान चलाओगी मेरे आगे, सवाल पूछोगी मुझसे? इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर, वो भी 1 ही दिन में? समरीन बेगम ने गुस्से से पागल होते उसका हाथ गरम तवे पर रख दिया। खामोश, एकदम खामोश, आवाज ना आए तुम्हारी। वो एक हाथ उसके मुंह पर रखते हुए बोली। निघत अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ पल के बाद समरीन बेगम ने उसकी कलाई छोड़ दी। निघत ने रोते हुए अपना हाथ पीछे किया। उसे तड़पते देखकर वो सुकून से बाहर चली गई थी और वो वहीं बैठकर रोने लगी। नाश्ता कहाँ है मम्मा? मुझे देर हो रही है। सुहेल ऑफिस जाने के लिए तैयार बैठा था। आदिल अभी अभी वहाँ आया था। आरिफ साहब अभी भी अपने कमरे में ही थे। पहले भी नाश्ता वही बनाती थी और अभी भी वही बना रही है, लेकिन लगता है तुमने उसे ज़्यादा ही सर चढ़ा लिया है, इसीलिए उसने मेरी बात नहीं मानी। क्या मतलब मामा? सुहेल माथे पर बल डाले बोला। आदिल टेबल के करीब ही रुक गया था। भाई मैं कुछ देर पहले किचन में गई तो वो ब्रेड बना रही थी। मैंने कहा पराठे बना लो, मेरा दिल चाह रहा है। आगे से कहती है मेरा मूड नहीं है पराठे बनाने का, अगर आपको खाने हैं तो खुद बना लें। समरीन बेगम की बात सुनते सुहेल का गुस्सा आसमान पर जा पहुंचा। मैं अभी देखता हूँ उसे। वो उठने लगा था। भाई आप बैठे, मैं भाभी को यहीं बुला लेता हूँ। आदिल बोलकर किचन में चला गया। किचन में देखा तो वो बाएं हाथ से ब्रेड सेंक रही थी और दायां हाथ उसने नीचे लटका रखा था। भाभी? आवाज पर चौंक कर मुड़ी। आदिल को देखते ही उसने फौरन से मुंह सीधा किया, लेकिन इतनी देर में आदिल उसके आंसू देख चुका था। क्या बात है, ब्रेड क्यों बना रही हो पराठों की बजाय? वो करीब आते बोला। बस ऐसे ही, उसने धीरे से दोहराया। तो फिर रो क्यों रही हो? ऐसे ही, वो आंसू साफ करते बोली। उसके हाथों पर लगी मेहंदी का रंग अब हल्का हो चुका था। मामा ने क्या कहा ये बताओ? आंटी जी ने तो कुछ भी नहीं कहा, वो अपना काम करते हकलाते बोली। और अपना ये दूसरा हाथ दिखाओ। मैं ठीक हूँ, आप जाएं यहाँ से, मैं नाश्ता ला रही हूँ। आदिल ने उसे कुछ पल घूर कर देखा, फिर खुद आगे बढ़ते उसकी कलाई पकड़कर सामने किया। उसका हाथ बुरी तरह से जला हुआ था। ये कैसे? उसे बोलते ही अपना जवाब खुद से मिल गया। बाहर चलो। मेरी गलती थी आदिल भाई, प्लीज़ छोड़े मुझे। वो कुछ भी कहे बगैर बाहर की तरफ बढ़ा। आरिफ साहब भी अब आ चुके थे। पूछो इसे सुहेल। समरीन बेगम अभी बोलने ही वाली थी कि बीच में ही आदिल बोल पड़ा। 1 मिनट मम्मा, भाभी ने पराठे इसलिए नहीं बनाए क्योंकि उनका हाथ जला हुआ है। उसने बोलते हुए उसका हाथ सामने किया। समरीन बेगम परेशान हो गई ये सोचकर कि अगर उसने सब कुछ सच बता दिया तो। आरिफ साहब परेशानी से उठते बोले। हाथ कैसे जला बेटा? वो परेशानी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोले थे। सुहेल दूर से ही उसे देख रहा था। समरीन बेगम ने उसकी आंखों में निखत के लिए परेशानी देखी तो वो और भी गुस्से में आई। लापरवाही में तो इस लड़की का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। मैं दबा लगा दूंगी इसके हाथ पर। समरीन बेगम आगे आते हुए बोली। मम्मा मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है। भाई वैसे भी ऑफिस जा रहे हैं तो भाभी भी उनके साथ चली जाती हैं। रास्ते में वो पहले अस्पताल जाएंगे, बाद में ऑफिस। आदिल बोला था। अरे हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है आदिल? आदिल ठीक कह रहा है मम्मा, मुझे इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए।
देखिए ना कितना हाथ जल गया है। सुहेल भी आगे आते हुए बोला। हाँ हाँ जल्दी जाओ बेटा। समरीन के कुछ बोलने से पहले ही आरिफ साहब बोले, जबकि सुहेल सर हिलाते आगे बढ़ा और निघत का हाथ थामकर आगे बढ़ गया। समरीन बेगम ने गुस्से के मारे अपनी मुट्ठियां भींची थीं। उन्हें तो लगता था कि वो बाहर आकर बहाने बनाएंगी, उस पर इल्जाम लगाएंगी, और उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपना जला हुआ हाथ किसी को भी दिखा सके। लेकिन उन्हें आदिल पर अब गुस्सा आ रहा था, जो उसे बाहर ले आया था और उसका जला हुआ हाथ भी सुहेल और आरिफ साहब के सामने रख दिया था। पापा, मेरे ख्याल में हमें एक नौकरानी रख लेनी चाहिए, आदिल उन दोनों के जाते ही डायरेक्ट आरिफ जी से बोला था। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? समरीन एकदम जल्दी से बोली थी। प्यारी मामा, भाभी को चोट लगी है, वो काम नहीं कर सकेंगी, तो फिर किसने करने पड़ेंगे? आपको। और मैं नहीं चाहता कि मेरी प्यारी माँ को काम करने पड़े। आदिल मीठे अंदाज में माँ के कंधे के आसपास बाजू लपेट कर बोला। तुम्हारा हाथ कैसे जला? सुहेल गाड़ी में बैठते बोला था। वो दोनों अभी अभी हॉस्पिटल से निकले थे। निगत को समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। मुझे नहीं पता चला, बस जल गया। ध्यान नहीं। तुम्हारा काम की तरफ ध्यान क्यों नहीं था? वो नींद पूरी नहीं हुई थी, शायद इसलिए। उसे जो समझ आया उसने बोल दिया। उनकी शादी को 10 दिन हो चुके थे और वो 10 दिनों से उसी सोफे पर सो रही थी। ठीक है, अब से तुम बेड पर ही सोना। निगत कुछ कहे बगैर बाहर देखने लगी। रात के 7 बजे वो दोनों घर वापस पहुंचे। समरीन बेगम जैसे सुबह से अंगारों पर लौट रही थी। सुहेल को देखते फौरन उसकी तरफ बढ़ी। तुम ठीक हो सुहेल? जी मामा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? वो उन्हें अपने साथ लगाते अंदर ले आया, जबकि निगत खामोशी से किचन में चली गई थी। वो ऑफिस में भी चुप ही रही थी, कोई बात नहीं बोली थी, ना ही उसने और ना ही सुहेल बोला था। वो तुमने सुबह नाश्ता नहीं किया था ना, इसलिए मैं फिक्रमंद हो रही थी। ऑफिस जाकर कुछ खा लिया था मैंने। इस लड़की ने यकीनन बहुत तंग किया होगा ना तुम्हें। आगे के बाद कभी भी लेकर मत जाना इसे अपने साथ, तुम्हारा काम डिस्टर्ब होता होगा। अरे मामा जान, कुछ नहीं होता, और वैसे भी बहुत ही अच्छी लड़की है, मुझे यकीन है कि उन्होंने भाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया होगा ऑफिस में। आदिल अचानक लॉन्ज में आते उनकी बातें सुनते सुहेल के कुछ बोलने से पहले ही बोल पड़ा था। तुम चुप करो आदिल, मैं उस लड़की को अच्छे से जानती हूँ। वो आदिल को चुप करवाते बोली। समरीन बेगम से आदिल का निगत की तरफदारी करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुहेल भाई से पूछ ले मम्मा, मेरी बात थी सच होनी है। जी मम्मा, आदिल सही कह रहा है। निगत ने बिल्कुल भी तंग नहीं किया था और मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ था। चलो, ये तो अच्छी बात है। वो उसके अलावा कह ही क्या सकती थीं। कुछ दिन सुकून से गुजरे। सुहेल भी उसका ख्याल रखने लगा था और समरीन बेगम ने भी उसे अब ज़्यादा तंग नहीं किया था। घर में नौकरानी आ जाने की वजह से उसका काम भी अब काफ़ी आसान हो गया था। वो पहले तो सुहेल के बदलने पर हैरान और परेशान थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका डर भी ख़त्म होने लगा था। अब उनकी शादी को लगभग 1 महीना होने वाला था, लेकिन दोनों के बीच दूरी अभी भी वैसी की वैसी थी। वो एक कोने पर सिमट कर सो जाती। हालांकि कभी कभी सुहेल का मन होता उसके करीब जाने का, लेकिन न जाने क्यों उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा नहीं पा रहा था। हालांकि सुहेल के दिल में उसके लिए थोड़ी सी नरमी पैदा होने लगी थी। शाम को जब सुहेल घर आया तो उसने निगत को कुछ हल्का फुल्का बनाने को कहा था, क्योंकि उसका खाना खाने का मन नहीं था। वो उसके लिए अंडा ब्रेड बनाने लगी, साथ ही एक तरफ चूल्हे पर चाय भी रख दी, जबकि सुहेल फ्रेश होने के बाद बाथरूम में चला गया था। निगत ने प्याज काटी तो उसकी आंखों में प्याज की वजह से पानी आया था, जिसे उसने अपने हाथों से साफ कर लिया। लेकिन अगले ही पल तेज जलन उसके पूरे चेहरे पर हुई थी। उसे याद आया कि उसने अभी कुछ देर पहले मिर्चें भी काटी थीं और हाथ नहीं धोए थे। चेहरे पर जलन कुछ ज़्यादा ही तेज होने लगी थी। उसने जल्दी से बास बेसन पर जाकर मुंह धोया था, लेकिन जलन थी कि कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। अब तो उसकी गर्दन पर भी बुरी तरह जलन होने लगी थी। वो जल्दी से चूल्हा बंद करते हुए अपने कमरे में आई थी। आंखें जलन की वजह से पूरी नहीं खुल रही थीं। वो एक झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुई और बिना बाथरूम में देखे उसने जल्दी से ठंडे पानी का नल खोलकर खड़ी हो गई थी, जबकि सुहेल तो कुछ समझ ही नहीं पाया था। और जब वो कुछ बोलने के काबिल हुआ तो वो चीख पड़ा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी दहाड़ पर निगत ने जल्दी से आंखें खोलकर सामने खड़े सुहेल को देखा था, और जिस हालत में देखा था उसकी भी एक जोरदार चीख निकली थी। आंखें बंद करो वापस, बेवकूफ़ लड़की। जबकि निगत ने तो खुद ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं।
सुहेल ने जल्दी से टॉवल लपेटते हुए उसे गुस्से से झंझोड़ कर रख दिया था। तुम्हें तो मैंने कुछ बनाने को भेजा था ना, फिर यहाँ बाथरूम में क्या कर रही हो? वो उसके बेहद करीब खड़ा उसे पूछ रहा था, जबकि ठंडे पानी ने उसकी जलन पर कुछ राहत दी थी। उसने जल्दी से आंखें खोली। वो सुहेल के बेहद करीब खड़ी थी। पानी उन दोनों को बुरी तरह भिगो रहा था। सुहेल के चौड़े सीने से बहता पानी निघत का ध्यान अपनी ओर खींच गया था, जबकि उसे अपनी तरफ इतना गौर से देखता पाकर सुहेल ने झुंझलाहट से उसे खुद से दूर किया था। क्या कर रही हो? यहाँ वो फिर से बोला था। वो मेरी सारी स्किन मिर्ची से जलने लगी थी, तो मैं ठंडे पानी की वजह से बाथरूम में, वो हकलाते हुए बोली, जबकि सुहेल ने अब अपना ध्यान दिया था। बाकी जलन की वजह से उसकी सफ़ेद चमड़ी लाल होने लगी थी और उसके चेहरे पर से होते हुए सुहेल की नज़र उसकी गर्दन और फिर गर्दन से होते उसके पूरे वजूद पर फिसल गई थी। कुर्ता भीग कर उसके वजूद से चिपक चुका था। अंदर पहनी ब्लैक स्ट्रिप कुर्ते से साफ दिख रही थी। उसकी उभरी हुई खूबसूरती देखकर सुहेल के गले में गिल्टी सी उभर कर गायब हुई थी, जबकि निगाह जल्दी से टैप बंद करते हुए बाहर की ओर बढ़ने लगी थी। जब उसे सुहेल की आवाज़ सुनाई दी, रुको, वो एकदम रुक गई। तुम्हारी स्किन कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव है, काफ़ी रेड हो चुकी है। यहीं रुको, मैं लोशन लगाता हूँ। उसने एक एंटीसेप्टिक लोशन उठाते हुए उसकी गर्दन पर धीरे धीरे लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन ये एक नया एहसास था जो अब दोनों के दिल की धड़कनों को बढ़ाने लगा था। जैसे जैसे सुहेल के हाथ उसकी नरम गर्दन पर फिसल रहे थे, सुहेल के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। तो वहीं निघत का डर के मारे बुरा हाल हुआ था। सुहेल जज्बातों में भरकर अपने होंठ अचानक ही उसकी नरम गर्दन पर रख चुका था। वो अब सब कुछ भूलकर निघत से इस रिश्ते की शुरुआत चाहता था। उसके जज्बात अब उसे बुरी तरह बेचैन कर चुके थे। लेकिन निघत के कांपते वजूद को महसूस करके उसने झटके से अपना सर उठाया था। क्या हुआ? डर क्यों रही हो इतना? कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे जाना है। वो सुहेल की बाहों में फड़फड़ाई थी। तुम्हें मेरे जज्बातों की आँच महसूस नहीं हो रही? तुमसे दूर जाने की हालत में नहीं हूँ। मेरे जज्बात बुरी तरह जाग चुके हैं। उसके नरम वजूद को अपने हाथों से वो महसूस करते हुए बोला, जबकि निघत डर के मारे उससे दूर हटी थी। उसे समरीन बेगम के शब्द याद आए थे, अगर तुम मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनी तो वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी का इस घर में आखिरी दिन होगा। तुम्हें पता है ना सुहेल मेरी कितनी मानता है? तलाक दिलवाकर इस घर से चलता कर दूंगी। वो झटके से उसे दूर धकेलती बाथरूम से बाहर भागी थी। कबर्ड से कपड़े निकाल कर ड्रेसिंग रूम में जा घुसी, जबकि पीछे से सुहेल अपने हाथों में अपने बाल फंसा कर रह गया था। उसे निघत पर गुस्सा नहीं था, बल्कि खुद पर अफसोस हुआ। उसे लगा कि उसने निघत के दिल में अपना इस कदर डर बिठा दिया है कि वो उसके करीब आने पर इतना ज़्यादा डर गई थी। लेकिन अब उसके दिल में निघत की तलब जाग चुकी थी। हल्के से मुस्कुराते हुए उसने टैप ऑन कर दिया था। वो अपने कमरे में बैठी थी जब सुहेल अंदर आया। तुमने माँ से बदतमीजी क्यों की? उसकी बात सुनते निघत हैरान हुई थी। नहीं, मैंने नहीं। पहले तुमने मम्मा से बदतमीजी की और अब मेरे सामने मासूम बन रही हो। वो बोलते हुए तंज से उसे देखने लगा और आगे बढ़ा। मैं तो ये कह रही थी कि मुझे भी काफ़ी अफसोस है अपनी बदतमीजी के लिए और मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हो गया था जो मैं इतना गुस्से में आ गई थी। वो दोबारा उसके सामने आते हुए बोली, तो तुम मान रही हो अपनी गलती? वो जैसे हैरान हुआ था। जी सुहेल, इसीलिए तो इसके बाद मैं नीचे ही नहीं गई, क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदा थी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी जो मैं आंटी जी का सामना कर पाती। जानती हो, मामा भी इसी बात पर नाराज़ हो रही थी कि तुमने बाद में माफ़ी भी नहीं मांगी और ना ही उनके सामने गई हो। मैं अभी उनसे सॉरी कर लूँगी आपके ही सामने। मेरे सामने क्यों? वो मुस्कुराहट दबाते उसके गुलाबी होंठों को फोकस करता बोला, ताकि मुझ में हिम्मत आ सके। वो भी मुस्कुराते हुए बोली, चलो फिर नीचे चलते हैं। वो दोनों एक साथ बाहर निकले, जबकि निघत कुछ देर पहले आई कॉल के बारे में सोचने लगी। सुहेल उस वक्त तक कमरे में नहीं आ पाया था। तब निघत को उनकी नई नौकरानी समीना की कॉल आई थी। बेटा, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। सुहेल बेटे को समरीन मैडम ने आपके खिलाफ भड़काया है, ये कहकर कि आपने उनके साथ बहुत बदतमीजी की है और नाराज़ होने के बाद कमरे में खुद ही बंद होकर बैठ गई है। तो इसीलिए सुहेल बहुत नाराज़ हैं। तो अब मैं क्या करूं? निघत बुरी तरह परेशान हुई थी। वही जो मैं कह रही हूं, ताकि आपका घर बचा रहे। जब वो आपसे इस बारे में पूछें तो आप मान लेना कि आपने बदतमीजी की थी
और अब आप अपनी बात पर शर्मिंदा भी हैं, इसलिए नीचे नहीं गई थी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया आंटी। तो फिर क्यों? बेटा, मानने में क्या हर्ज है, लेकिन इससे ये होगा कि आपका शौहर भी राजी होगा और आपके रिश्ते पर भी असर नहीं पड़ेगा। जी आंटी, बोलते हुए उसने कॉल काट दी थी और उसी वक्त सोहेल आ गया था। समरीन उन दोनों को एक साथ आते देखकर गुस्से से आग बबूला हुई थी। अस्सलामुअलैकुम, दोनों ने एक साथ सलाम किया था। सोहेल ने निखत के लिए कुर्सी खींची और वो मुस्कुराते हुए बैठ गई, जबकि आदिल हल्की सी सीटी बजा चुका था। समरीन बेगम ने अपना अंदर लावा उबलता महसूस किया था। आरिफ साहब खुशी से दोनों को देख रहे थे। इतने लंबे समय के बाद उसको खुश देखना, तो वो भी खुश हो गए थे। आंटी जी, आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि मुझे उस वक्त क्या हो गया था। एंड अगेन सॉरी। भाई, किस बात की माफ़ी? आरिफ साहब बोले। वो दरअसल मैंने आंटी जी से ज़रा ऊंची आवाज़ में बात की थी, तो अब मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ, इसीलिए माफ़ी मांग रही हूँ। सोहेल के आने के बाद याद आया, माफ़ी मांगना। उनकी आंखों में नागवारी साफ थी। समरीन बेगम के सिवाय सब मुस्कुरा दिए थे। फिर वो भी ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए निघत के मुस्कुराते चेहरे को नफरत भरी नज़रों से देखने लगी। खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए। सोहेल कमरे से जुड़े स्टडी रूम में चला गया, जबकि निघत बेड पर बैठ गई। काफ़ी देर बाद सोहेल बाहर आया था तो निघत को बैठे बैठे ही सोता पाया। वो मुस्कुराते आगे बढ़ा और उसे सीधा करते उसे लिटाने लगा। अचानक उसकी नज़र निखत के चेहरे पर ठहर गई। सफ़ेद रंगत जो अब हल्की हल्की गुलाबी हो रही थी, खूबसूरत तीखे नक्श, लंबी घनी मुड़ी हुई पलकें। यार, कब तक डरोगी मुझसे? अब तो सब्र नहीं होता। वो एक ठंडी आह भरकर रह गया था। फिर बड़ी ही सावधानी से उसके माथे पर होंठ रखते वो पीछे हटा और फिर मुस्कुराते हुए उसे कंबल उड़ाने लगा। उनकी शादी को 3 महीने होने वाले थे, लेकिन समरीन ने अभी तक उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं किया था। उन्हें जब भी मौका मिलता वो ज़रूर निघत को बेइज्जत करती, लेकिन समीना की वजह से ये मौका कम ही मिल पाता था। उसके और सोहेल के रिश्ते में थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा था, लेकिन समरीन बेगम कभी कभी उसे भड़काने की कोशिश जरूर करती। मगर निघत अब इस बात को अच्छे से संभालना सीख चुकी थी, और वो भी समीना की बदौलत हुआ था। सोहेल से शादी होना उसके लिए अच्छा ही साबित हुआ था। पिछले 3 महीनों से वो खुश थी। सोहेल सोते हुए उसके करीब आ जाता, उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लेता, तो वो अब डरती भी नहीं थी, बल्कि उसका दिल जोरों से धड़कता और उसे सोहेल की संगत में सुकून मिलता। लेकिन सोहेल ने अपने कदम अभी तक यहीं पर रोके हुए थे। वो पूरी तरह उसका डर निकाल कर इस रिश्ते की शुरुआत चाहता था, लेकिन वो अभी ये नहीं जानती थी कि उसकी खुशियों की उम्र बहुत कम है। वो रात के खाने पर इकट्ठा थे। भाई और भाभी, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, आदिल एकदम बोला था। ये क्या है? समरीन बेगम तुरंत बोली। पहले इन्हें देखने दें, फिर वो आपको भी बता देंगे। तब तक आप थोड़ा सस्पेंस तो पैदा होने दें। अंदर एक वाउचर था। ये क्या है? सोहेल उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला। आप दोनों की शादी का गिफ्ट। आप तो ऑफिस के कामों में इतना बिजी हो गए कि आपको अपना हनीमून याद ही नहीं रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आप दोनों को हनीमून प्लान गिफ्ट कर दूं। बहुत अच्छा किया, मैं भी यही सोच रहा था। शादी के बाद तो वैसे भी इन दोनों को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिला। आरिफ साहब भी बोले। इसकी क्या ज़रूरत थी आदिल? अगर सोहेल चला जाएगा तो बिजनेस कौन संभालेगा? समरीन बेगम तुरंत बोली। डोंट वरी मामा, मेरी यूनिवर्सिटी भी अब पूरी हो चुकी है, तो अब से मैं भी ऑफिस जाया करूँगा। तो जब तक भाई ऑफिस नहीं आ जाते, मैं और पापा मिलकर बिजनेस संभाल लेंगे। उसकी बात पर समरीन बेगम कुछ न कह सकी। सोहेल बेड पर बैठा फ़ोन देख रहा था जब निघत कमरे में आई। यहाँ आओ, उसे अपने पास जगह देता बोला। जी। निघत तो उसके पास बैठी और बोली। आई एम सॉरी निघत, हनीमून का ख्याल मुझे आना चाहिए था, लेकिन मैं बिजनेस में इस कदर डूब गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं सोहेल, मुझे आपसे कोई भी गिला नहीं है। एक बात बताओ, तुम कभी मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं हो? मतलब? वो नासमझी से उसे देखने लगी थी। मतलब ये कि लड़कियों को तो फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन तुम मुझसे कभी कुछ नहीं कहती हो, कोई फरमाइश नहीं करती हो। उसकी बात सुनते निघत को समझ ही ना आया कि वो क्या कहे। बचपन से उसने कोई भी फरमाइश नहीं की थी। कोई अपना होता तो कहती ना, दादा जान जो ला देते वो वही खामोशी से रख लेती थी। सोहेल, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं कहती, लेकिन फिर भी कुछ तो चाहता होगा ना तुम्हारा दिल। कल हम जा रहे हैं ना, फिर आप खुद ही देख लीजिएगा। चलो सही है, वो मुस्कुराते हुए बोला। उनके रहने का इंतजाम आदिल ने पहले ही कर दिया था।
वो कमरे में दाखिल हुआ तो निघत हैरान होते हुए कमरे को देखने लगी। कमरा बेहद खूबसूरत, खुला और लग्जरी था। बैग रखने के बाद वो खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। बहुत प्यारा है ये सब, वो अचानक बोली। तुम्हें पसंद आया? वो उसके करीब जाते हुए बोला। जी बहुत ज़्यादा। वो एक नज़र सुहेल को देखकर दोबारा बाहर देखने लगी। हरियाली तो उसे वैसे भी बहुत पसंद थी। दूर से नजर आती ऊंची ऊंची पहाड़ियों का ये मंजर और भी खूबसूरत बना रहा था। वो चुपके से उसके पीछे आकर खड़ा हुआ, उसकी कमर में हाथ डालते अपने पेट से लगाया था। फिर उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। हनीमून का मतलब जानती हो? वो बुरी तरह घबराई थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर रखा था। इसमें जानने वाली क्या बात है? हनीमून का मतलब अपने शौहर के साथ घूमना फिरना होता है। जी नहीं जान, कुछ और भी मतलब होता है। हनीमून के टाइम पीरियड में कपल्स एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं। वो धीरे से अपने दहकते होंठ उसकी नरम गर्दन पर रख गया था और फिर अपने दांतों से उसकी बेदाग गर्दन पर एक लव बाइट बना गया। एक हल्की सी सिसकी थी जो निखत के होंठों से निकली थी। अब वो उसके कंधे की शर्ट को हटाता हुआ धीरे धीरे अपने होंठ उसकी गर्दन पर लगा रहा था। तुम अभी भी मुझसे डरती हो? उसने कंधों से पकड़कर निखत को अपने सामने किया था तो उसने धीरे से सर ना में हिला दिया। तो फिर ये दूरी क्यों? करीब आ जाओ ना मेरे। ये दिल अब तुम्हारी चाहत करने लगा है। ये जज्बात मुझे तंग करने लगे हैं। आई नीड यू। वो जज्बातों से चूर शब्दों में बोला। निघत के चेहरे पर फैली शर्म की लाली से सुहेल को अपना जवाब मिल चुका था। वो उसे बाहों में लिए बेड की तरफ बढ़ा। खिड़की के पर्दे गिराते लाइट बंद करता वो उसके करीब आया था और अब शर्ट के बटन खोलता हुआ वो जज्बातों से भरी निगाहों से निघत को देख रहा था, जबकि शर्म से निघत आंखें बंद कर रखी थी। शर्ट उतारते हुए वो उसके करीब आया था और उसके नरम लाल होठों पर झुक गया। उसके पेट पर हाथ रखते हुए उसने अपना हाथ धीरे धीरे उसके कुर्ते के नीचे से ऊपर की ओर सरकाया था और जब उसका हाथ निघत को अपनी नरम धड़कन पर महसूस हुआ तो एक आह उसके होठों से निकली थी। वो जोर से उसकी नरमी को महसूस करता उसके होठों को शिद्दत से पीने लगा था। उसकी उंगलियां निघत की धड़कनों पर हरकत कर रही थीं और यह एहसास निघत को किसी दूसरी दुनिया की सैर करवा चुका था। एक झटके से वो उसे हर चीज़ से आज़ाद कर गया था। उसकी रेड स्ट्रिप की हुक खोलते हुए जो खूबसूरती सुहेल की आंखों ने देखी वो अपनी आंखें झपकाना भूल गया था। खूबसूरत दूधिया धड़कनों की गुलाबी टिप को अपने कांपते होंठों से छुआ था और अगले ही पल वो बुरी तरह मदहोश होता उसकी धड़कनों को सक करने लगा था। निघत मचल उठी थी। उसके बालों को मुट्ठियों में फंसाए वो बुरी तरह मदहोश हुई थी। धड़कनों से होता हुआ वो उसके नरम पेट पर आया था और नरम पेट से होता हुआ वो जरा सा नीचे हुआ था और अब उसकी ये बेबाक हरकतें निघत को मचलने पर मजबूर कर रही थीं। वो बेडशीट मुट्ठी में दबाए अपने होंठ को चलते इन पलों को महसूस कर रही थी, जबकि सुहेल खुद को सुकून देता अब जरा सा ऊपर उठा था। उसने निघत के कान में सरगोशी की थी। नहीं, वो खुमार भरे अंदाज में बोली थी। उसने निघत के होठों को अपने होठों में कैद करते हुए खुद को अगले मूवमेंट के लिए तैयार किया था। वो निघत की नाजुकी को देखते हुए इतना तो समझ गया था कि वो उसकी शिद्दत को सहते हुए बेहाल होने वाली है। इसीलिए उसे अपने होठों में लेते हुए उसकी दर्द भरी सिसकी का गला घोंटा था। निघत की आंखों से दो आंसू निकले जिन्हें सुहेल ने नरमी से अपने होठों से चुन लिया था। धीरे धीरे अब निघत को भी सुकून मिलने लगा था। वो हर दुख, दर्द, हर गम को भुलाए धीरे धीरे सुहेल की संगत में डूबती जा रही थी, जबकि वो दीवानों की तरह उसके नाजुक वजूद में डूबता चला गया था। कमरे में मदहोश सिसकियां और हल्की प्यार भरी सरगोशियां माहौल को रोमांटिक बनाने लगी थीं। काफ़ी देर बाद दोनों निढाल होकर एक दूसरे के साथ लेटे थे। चलो थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम घूमने चलेंगे, वो उसके कान में फुसफुसाया था। वो दिल खोलकर अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही थी। पूरी रात उसकी सुहेल की मदहोश संगत में गुजरती, ये जाने बगैर कि इन खुशियों का वक्त बहुत कम है। एक हफ्ता घूमने फिरने के बाद वो दोनों अब वापस लौट आए थे। खान हाउस में काफ़ी हलचल सी थी। समरीन बेगम अंदर ही अंदर जल रही थीं। इस जलन में उन्हें अपने बेटे का मुस्कुराता चेहरा नजर नहीं आ रहा था। पहले हमने सारी पहाड़ी इलाके घूमे, फिर हमने शहर का अंदरूनी हिस्सा भी घूमा। हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वो हंसते मुस्कुराते अपना प्लान बता रहा था। मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि हम वापस आएं। वहाँ सब कुछ इतना प्यारा था। साथ साथ निघत भी आरिफ साहब को अपना सफ़र बता रही थी। उसके शब्दों की खनक आरिफ साहब को बहुत सुकून दे गई थी।
वो जब भी समरीन बेगम का निघत के साथ बुरा रवैया देखती तो उन्हें काफ़ी दुख होता था, लेकिन अब वो निघत खोजती और यही उनके लिए काफ़ी था। चलो अब तुम दोनों जाकर आराम करो, खाने पर मिलते हैं, आरिफ साहब बोले थे। जी पापा, सुहेल बोलते हुए उठा और निघत के साथ आगे बढ़ गया। उन्हें वापस आए 1 महीना हो चुका था कि निघत का बुरा वक्त शुरू हुआ। क्या हुआ मैडम जी, क्या हुआ? समीना उसकी पीली पड़ती रंगत देखकर बोली। वो मुझे शायद फूड पॉइजनिंग हुई है, जो भी खा रही हूँ वो वॉमिटिंग हो जाता है। कब से हो रहा है ऐसा? कल रात से। समीना उसकी बात पर मुस्कुराई। आज जब सुहेल साहब आए तो उनके साथ हॉस्पिटल जाइएगा। मुझे लगता है कि आप उम्मीद से हैं। सच में? निगत पहले तो हैरान हुई, फिर खुशी से चहक उठी। जी मालकिन, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि बहुत जल्द इस घर में एक नन्हा सा मेहमान आएगा। मैं सुहेल को कॉल करती हूँ अभी। वो जल्दी से बोलते किचन से निकली और अपने कमरे की तरफ बढ़ी। सीढ़ियाँ चढ़ते वो अपने कमरे में जाते फ़ोन उठाते कॉल लगाने लगी कि अचानक उसके हाथ से किसी ने फ़ोन लिया। निगहत समरीन बेगम को देखते परेशान हुई। आंटी जी, तुझे क्या कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहना? जाने से पहले कहा था ना? कहा था, लेकिन मेरी बात तो सुने। तुम्हारी सुनो। 2 दिन से मेरा दिल जल रहा है तुम्हें देख देख कर। दिल चाहता है कि अभी तुम्हारी जान ले लूं। समरीन बेगम की नज़र टेबल पर रखे कांच के जग पर पड़ी। उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई। उन्होंने हाथ मारकर जग नीचे गिरा दिया। एक ही पल में जग टुकड़े टुकड़े होकर फर्श पर बिखर चुका था, जबकि निगहत हैरानी से समरीन बेगम को ये सब करते देख रही थी। और फिर अगले ही पल समरीन बेगम ने उसे बाजू से पकड़ते हुए नीचे कांच पर फेंका। उनका निशाना उसका चेहरा था। उन्हें ऐसा लगता था कि सुहेल उसके खूबसूरत चेहरे की वजह से उसका दीवाना होता जा रहा है। निगहत पेट के बल जमीन पर गिरी थी। कांच उसके आधे चेहरे पर घुस चुका था। उसके माथे से भी खून बहने लगा था, लेकिन पेट में उठते तेज दर्द ने उसे कुछ भी सोचने नहीं दिया। वो पेट पकड़े चीखने लगी। उसकी चीखें सुनते समरीन बेगम होश में आई थीं। उसकी इतनी तेज चीखें सुनते वो थोड़ा घबराई थीं। इतने में उन्हें समीना की आवाज़ आई थी। निगहत मैडम क्या हुआ? वो बोलते हुए कमरे में दाखिल हुई। समीना, जरा देखो इसे, ये गिर गई थी और अब चीख रही है। वो मुंह पर हाथ फेरते बोली। निगहत को पेट पकड़े देखा। वो फौरन उसकी तरफ आई। मैडम साहिबा, जल्दी से गाड़ी निकलवाइए, इन्हें अस्पताल लेकर जाना है। इतनी जोर से नहीं गिरी है कि अस्पताल लेकर जाना पड़े। मैडम साहिबा, निगहत मैडम उम्मीद से हैं और अभी वो पेट के बल गिरी हैं। वो निगहत को उठाते बोली। निगहत अभी आधी बेहोशी में हल्का हल्का सिसक रही थी, लेकिन समरीन बेगम तो हक्का बक्का सी खड़ी उसे देख रही थी। उसके प्रेग्नेंट होने की खबर सुनते ही उनकी रंगत सफ़ेद पड़ी थी, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी। समीना बेगम जल्दी जल्दी निगहत के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोली थीं। दर्द के मारे पीली पड़ रही थी। निगहत बेटा उठो, तुम्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वो उसे सहारा देकर जल्दी से बाहर लेकर आई थी। ड्राइवर को उन्होंने जल्दी से बुलाया। ड्राइवर और समीना बेगम उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे। निगहत के हॉस्पिटल होने का सुनते ही आदिल, सुहेल और आरिफ साहब तीनों जल्दी से अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी के बाहर ही उन्हें समीना बेगम खड़ी नजर आई थी। क्या हुआ निगहत को? सुहेल तेजी से बदहवाशी की हालत में आगे बढ़ते उनके करीब आते हुए बोला था। फिर आदिल और आरिफ साहब भी उसके करीब आए थे। पता नहीं जी, मैंने बस उनकी चीखें सुनी थी। जब मैं कमरे में गई तो मैडम ज़मीन पर गिरी पड़ी थीं और समरीन मैडम उनके करीब खड़ी थीं। आदिल ने समरीन का नाम सुनकर आंखें बंद कर लीं कि वो समझ गया था निगहत कैसे गिरी थी। ज़्यादा तो नहीं लगी ना उसे? आदिल जल्दी से बोला। पता नहीं साहब, ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर निकला। डॉक्टर साहब, मेरी बीबी कैसी है? वो ठीक तो है ना? जी वो ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से हम आपका बच्चा नहीं बचा पाए। बच्चा अभी सिर्फ 2 वीक का था, इसलिए हम अपनी कोशिश के बावजूद भी उसे बचा नहीं सके। डॉक्टर की बात सुनते सुहेल बुरी तरह लड़खड़ाया था। वो बाप बनने वाला था। उसे ये तब पता चला जब उसका बच्चा ही चला गया था। जबकि डॉक्टर की बात सुनते समीना बेगम ने मुंह पर हाथ रखा था। आरिफ साहब की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। डॉक्टर एक्सक्यूज करते हुए चला गया। आदिल ने मुंह पर हाथ फेरा। ये क्या कर दिया आपने मामा? इसकी भरपाई कौन करेगा अब? वो दिल में बोला था। फिर आगे बढ़ते सुहेल को तसल्ली देने लगा। आरिफ साहब भी आंसू पोंछते सुहेल की तरफ बढ़े, जबकि 27 साल का सुहेल अपने बाप के गले लगते फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा था। औलाद का गम होता ही ऐसा है, अच्छे से अच्छे के आंसू बहने लगते हैं।
आदिल भी अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए समरीन बेगम को कॉल करने लगा। एक दिन के बाद ही निगहत को डिस्चार्ज कर दिया गया था। जब उसे अपने बच्चे के बारे में मालूम हुआ तो वो एक शब्द भी नहीं बोली थी। सुहेल ने रो रो कर अपना दिल हल्का कर लिया था, लेकिन पहली बार निगहत ने अपनी आंखों में एक आंसू भी नहीं लाने दिया था। समीना ने काफ़ी कोशिश की थी कि निगहत अपने इतने बड़े गम पर आंसू बहाए, लेकिन वो तो ऐसी हो गई थी जैसे एक बेजान लाश हो। घर आते ही उसका सामना समरीन बेगम से हुआ था। वो खामोश नज़रों से उन्हें देखने लगी। वो सब लॉन्ज में बैठे थे। मामा, निगहत कैसे गिरी थी? आप थी ना उस वक्त कमरे में मौजूद? सुहेल बोला। सुहेल के साथ निगहत बैठी थी। उसके साथ वाले सोफे पर आदिल और आरिफ साहब बैठे थे। सिंगल सोफे पर समरीन बेगम बैठी थी। तुम भी जानते हो ना सुहेल, ये बहुत लापरवाह है। अपनी लापरवाही की वजह से गिर गई होगी और इतना नुकसान कर लिया, अपना भी और हमारा भी। निगहत खामोश नज़रों से समरीन बेगम की ये बेदर्दी देख रही थी, जो उसके बच्चे की जान लेने के बाद भी झूठ बोल रही थी। मुझे गिराने वाली ये औरत थी। ये चाहती थी कि मुझे गिराकर मेरा चेहरा दागदार कर दे, ताकि इनका बेटा मुझे पसंद न करे। निगहत अचानक ही एकदम चीखते हुए बोली थी। उसके शब्दों में आज चट्टानों जैसी सख्ती थी। सुहेल और आरिफ साहब उसकी बात सुनते शॉक्ड हुए थे, लेकिन आदिल को पहले से अंदाजा था, इसलिए वो आराम से बैठा रहा और अब समरीन बेगम के चेहरे को देख रहा था, जहाँ के हाव भाव बदलने लगे थे। ये झूठ बोल रही है बेटा, मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? वो सुहेल को देखते हुए बोली। मैं मानता हूँ कि हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगाओ। मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ? और ये जो औरत कर रही है, जो करती आई है, आपको कभी नज़र नहीं आया? ये औरत मुझे कभी खुश नहीं देख सकती, इसीलिए मेरी औलाद को मार दिया इसने। कातिल है ये मेरी खुशियों की, मेरी औलाद की, मेरे सुकून की। वो एकदम खड़े होते ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी। ऐसा लगता था जैसे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया है। उसके आंसू तेजी से बहने लगे। समरीन बेगम को समझ न आया कि वो क्या बोलें। निगहत, बकवास बंद करो, सुहेल खड़े होते सख्त अंदाज में बोला था। मैं बकवास नहीं कर रही सुहेल, आप अपनी डायन माँ का असली रूप नहीं देख रहे। ये डायन है जो पहले मेरी खुशियों को और अब मेरे सुकून को खा गई। क्या और फॉल बक रही हो? वो उसे कंधों से झंझोड़ते हुए चीखते हुए बोला था। निगहत एकदम से चुप होकर सोफे पर गिरने वाले अंदाज में बैठ गई थी, जबकि सुहेल सोफे के नीचे उसके पैरों के पास बैठा था और अब विश्वास भरी नज़रों से उसे देख रहा था। उसकी माँ पर इल्ज़ाम लगाकर निगहत ने सुहेल को बहुत बड़ा दुख दिया था। भाभी सच कह रही है भाई, अब आदिल बोला था। आदिल? समरीन बेगम भी अब शिकायती नज़रों से आदिल को देखने लगी थीं। आप जानते हैं, शादी के बाद भाभी का हाथ जला था, वो भी मम्मा ने जलाया था। भाभी ने आज तक कभी मम्मा से बदतमीजी तो दूर की बात, पलटकर जवाब तक नहीं दिया। मम्मा उसे बिला वजह मारती थीं, वो मार खाती थी। मम्मा उसे भूखा रखती, वो खामोशी से भूखे ही सो जाती थी। मम्मा ने उसे हमेशा डरा धमका कर रखा, वो हमेशा डर कर रही। मामा ने कई बार शादी के बाद भाभी को मारना चाहा, लेकिन समीना आंटी की वजह से मुमकिन नहीं हो पाया। आप दोनों के हनीमून से वापसी पर माँ ने सीढ़ियों पर तेल फैलाया था, जिसे समीना आंटी ने साफ़ किया था। मैंने खुद समीना आंटी को वो तेल साफ़ करते हुए देखा था। मैंने समीना आंटी से पूछा भी था कि यहाँ पर तेल कैसे गिरा, तो समीना आंटी कुछ बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर मेरे गुस्सा करने पर उन्होंने ये बात मुझे बताई थी कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से मामा को सीढ़ियों पर तेल गिराते देखा था। लेकिन उन्होंने मेरी हाथ जोड़कर विनती की थी कि आप ये बात किसी को मत बताना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे इस नौकरी की अभी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरा शौहर बीमार है। उसे अगर टाइम पर दवाइयाँ न मिली तो उसका मर्ज बढ़ जाएगा, और इसीलिए मैं खामोश हो गया था। लेकिन कल जो हादसा हुआ, मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरी माँ नफ़रत में इस कदर अंधी हो जाएगी कि भी अपनी ही औलाद का बच्चा खा जाएगी। सुहेल और आरिफ साहब ये सब सुनते सदमे में चले गए थे। सुहेल की पकड़ निगहत के कंधों पर हल्की हुई। नहीं, ये सच नहीं। मैं नहीं जानती कि निगहत उम्मीद से है। कबूल कर ले मामा कि आपने कभी भी भाभी को अपनी बहू कबूल नहीं किया। 5 साल की उम्र से वो आपके पास है, लेकिन आपने एक पल के लिए भी उसे अपनी बेटी नहीं समझा। उसे हमेशा नफ़रत का निशाना बनाया। मैं भी उसे तंग करता था आपके बहकावे में आकर, लेकिन जब भाई का रिश्ता इससे तय हुआ, उस वक्त मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाल कर इन्हें अपने भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया था। यही सोचकर मैंने पापा से कहा कि अब उन दोनों की शादी करवा दें, शायद मामा का रवैया भी ठीक हो जाए।
लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे भाभी को इस घर की बहू नहीं बनवाना चाहिए था, बल्कि इन्हें किसी और की जगह ले जाकर शिफ्ट कर देना चाहिए था, जहाँ कम से कम ये खुश तो रह सकती। बोलते बोलते आदिल की आंखों में आंसू आ गए थे। सुहेल ये सब कुछ सुनते बोल ही नहीं सका था। उसे खुद पर अफसोस हुआ, यानी उसकी बीबी की तकलीफ़ों को उससे ज़्यादा आदिल महसूस करता था, जबकि उसे तो अपनी माँ की मोहब्बत की पट्टी चढ़ी हुई थी। उसने कभी आंख फैलाकर निखत की तरफ नहीं देखा था। समरीन बेगम सोफे पर बैठकर रोने लगी, जबकि निखत भी रो रही थी। आरिफ साहब धम से सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठे थे। इस सब के कुछ दिन बाद ही सुहेल निखत को लेकर अलग हो गया था। समरीन बेगम बहुत रोई थीं। उन्होंने सुहेल को बहुत रोका था, लेकिन सुहेल का सिर्फ यही कहना था कि वो उन्हें छोड़ नहीं रहा, बस अलग हो रहा है ताकि माँ के साथ बीबी को भी खुश रख सके। निखत को इस नए घर में आए 1 हफ्ता हो गया था और इस 1 हफ्ते में सुहेल ने उसका बहुत ख्याल रखा था, लेकिन वो अभी तक उस गम से निकल नहीं पाई थी। निखत, निखत, वो आवाज़ें लगातार लॉन्च में दाखिल हुआ। वो लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी। जी, वो खड़े होते हुए बोली, ये देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो एक शापर सामने करते हुए बोला, ये क्या है? उसने थैली की तरफ हाथ बढ़ाया। आइसक्रीम। मैंने सुना है आइसक्रीम खाने से मूड अच्छा होता है, तो मैं आज तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाया हूँ। अच्छा जी, कल भी आपने यही कहा था। वो आइसक्रीम का डिब्बा निकालते बोली, अरे वो तो गोलगप्पे थे, ये आइसक्रीम है। वो अपना कोट उतारते अपनी आस्तीनें ऊपर फोल्ड करते हुए बोला। नौकरानी ने प्लेटें और चम्मच टेबल पर रख दिए थे। आज आप देर से आए? वो प्लेटों में आइसक्रीम निकालते हुए बोली। हाँ, वो मम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले घर गया था, उनसे मिलकर आया हूँ। आइसक्रीम निकालते निखत के हाथ रुक गए। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? जब तक तुम उन्हें माफ़ न कर दो, मैं तुम्हें उनसे मिलने का नहीं कहूँगा। वो उसके हाथ थामते हुए बोला। उसके बाद भी अगर तुम ना मिलना चाहो तो मैं तुम पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वो उसे अपने साथ लगाता हुआ बोला था। निखत की आंखें नम हो गईं। सुहेल एक बहुत ही समझदार इंसान था। उसे बीबी और माँ दोनों के हक पूरे करने आते थे। वो धीरे से मुस्कुराकर उसे देखने लगी। मैंने कहा था ना, आइसक्रीम खाने से मूड अच्छा होता है। निखत को मुस्कुराते देख सुहेल बोला था, जबकि निखत हंस पड़ी थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या निखत को समरीन बेगम को माफ़ कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।